जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों मैं पंकज शर्मा एक बार फिर आप सभी का एग्जाम हुआ चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने विटामिन को पढ़ लिया था और प्रोटीन को पढ़ लिया था। चैप्टर हमारा चल रहा है न्यूट्रिशन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैट। हमारे इससे पहले दो आपके न्यूट्रिशन हो चुके हैं, दो आपके कार्बनिक पोषक तत्व हो चुके हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन हो चुके हैं। इससे पहले आपका प्रोटीन हो चुका है, इससे पहले आपका विटामिन हो गया है और आज हम तीसरे नंबर पे स्टार्ट करने जा रहे हैं फैट। और आज हम फैट को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करेंगे फैट से। चलिए स्टार्ट करते हैं फैट से। फैट स्टार्ट करते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए फैट यानी वसा। दोस्तों ये आपका अगला कार्बनिक न्यूट्रिएंट्स है, अगला कार्बनिक पोषक तत्व है। तो देखिए फैट क्या चीज है। देखिए फैट आपका एक तरह का कार्बनिक पोषक तत्व है। कौन सा है? कार्बनिक पोषक तत्व। इससे आपको प्राप्त क्या होती है? इससे आपको एनर्जी मिलती है। दोस्तों लंबे समय तक जो भी आपको ऊर्जा चाहिए, लंबे समय तक है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर आपको एनर्जी चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी, लंबे समय तक अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो आपको किसके ऊपर निर्भर होना चाहिए? आपको फैट के ऊपर निर्भर होना चाहिए। लंबे समय तक ऊर्जा का क्या मतलब है? लंबे समय तक ऊर्जा का मतलब ये है कि मान लो अगर आपने एक दिन का फास्ट कर लिया, आपने एक दिन पूरे दिन खाना नहीं खाया है, तो उससे पूरे दिन आपको खाना खाने के, आपको पूरे दिन कार्य करने के लिए जो ऊर्जा मिलेगी वो कहां से मिलती है? वो आपको फैट से मिलती है। वो आपको कहां से मिलती है? फैट यानी कि वसा से मिलती है। ठीक है, लंबे समय तक ऊर्जा चाहिए तो फैट की आवश्यकता है। दूसरी चीज कि आपको मैक्सिमम एनर्जी यानी कि अधिकतम एनर्जी, अधिकतम ऊर्जा के लिए आपको किसके ऊपर निर्भर होना चाहिए? उधर आपको अधिकतम ऊर्जा के लिए, मैक्सिमम एनर्जी के लिए भी फैट के ऊपर निर्भर होना चाहिए। तो देखिए कितनी आपको एनर्जी मिलती है इससे। अधिकतम ऊर्जा तो बात कर लिए। तो दोस्तों 1 ग्राम, कितना? 1 ग्राम वसा से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है। कितनी? 1 ग्राम वसा से आपको 9.3 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है, जो कि सबसे ज्यादा है, जो कि कैसी है? सर्वाधिक एनर्जी है, सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि जो फैट है, आगे बात कर लेते हैं जो वसा है ना। तो वसा जो है वो प्रतिदिन डेली की कितनी वसा आपको खानी चाहिए? आपको डेली का कितना फैट खाना चाहिए? दोस्तों आपको डेली का 80 ग्राम, कितना? लगभग। तो दोस्तों डेली का आपको कितना? आपको डेली का 80 ग्राम वसा क्या करना चाहिए? डेली का आपको 80 ग्राम वसा खाना चाहिए, है ना। आप 50 से 80 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो लगभग डेली का आपको 50 से 80 ग्राम वसा खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं कि जो वसा है वो निर्माण किससे होता है? वसा का निर्माण किससे होता है आपके शरीर के अंदर? आपके शरीर के अंदर जो वसा का निर्माण है, फैट का जो निर्माण है, वो किससे होता है? तो देख लीजिए, वो आपका जो निर्माण होता है, एक तो आपका वसीय अम्लों से होता है, एक तो आपका किससे होता है? वसीय अम्लों से होता है। नंबर 1 वसीय अम्ल, वसीय अम्लों से यानी फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस आपका किससे होता है? ग्लिसरॉल से होता है। किससे होता है? ग्लिसरॉल से होता है ना, ग्लिसरॉल से होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किससे होता है? ग्लिसरॉल से होता है। किससे होता है? ग्लिसरॉल से होता है। तो देखिए कितने कितने अणु, मतलब एक अणु वसा के लिए आपके यहाँ पे एक तो ग्लिसरॉल का अणु होता है, यानी एक मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? एक मॉलिक्यूल्स आपके ग्लिसरॉल के होंगे और 3 मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? 3 मॉलिक्यूल्स आपके फैटी एसिड के होंगे। दोनों मिला के क्या करते हैं? 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट तैयार करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि आपके शरीर में जो वसा है उसका निर्माण किससे होता है? एक मोल, एक अणु वसा का या एक मॉलिक्यूल जो वसा है उसका निर्माण किससे होता है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर होता है, जिसमें एक मॉलिक्यूल तो ग्लिसरॉल होता है और 3 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं। पेपर में इनके अनुपात भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनका अनुपात क्या? 3:1 है। दोस्तों कितना है? 3:1 होता है। 3:1 इसका अनुपात है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो फैट है इसे ट्राई एस्टर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे ट्राई एस्टर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ट्राई एस्टर भी कहा
जाता है। वसा को क्या कहा जाता है? ट्राई एस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फैट की आवश्यकता सबसे ज्यादा किसको होती है? अगला क्वेश्चन, जो फैट है उसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा किसको होती है? तो वसा की जो आवश्यकता है वो सबसे ज्यादा एक तो पहलवानों को होगी। क्यों? क्योंकि देखो पहलवानों को क्यों होती है? क्योंकि इससे मिलती है आपको मैक्सिमम एनर्जी, सबसे ज्यादा ऊर्जा, है ना। आपको इससे क्या मिलती है? सबसे ज्यादा ऊर्जा। तो बोले सर हम सबसे ज्यादा, अगर हमें सबसे ज्यादा एनर्जी अगर फैट से मिलती है तो हम कार्बोहाइड्रेट क्यों खाते हैं? हम वसा के लिए ज्यादातर हम लोग ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट क्यों खाते हैं, वसा क्यों नहीं खाते हैं? दोस्तों इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि जो फैट है इसे क्या करना पड़ता है? बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करना पड़ता है, और इसे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? वर्कआउट करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपको इसको पचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्कआउट करना पड़ता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट को हटाने के लिए, पचाने के लिए इतना वर्कआउट नहीं करना था। तो इसका जो सबसे ज्यादा सेवन है वो कौन करते हैं? पहलवान लोग करते हैं। ठीक है, दूसरा, ठीक है, एक तो पहलवानों को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है, और दूसरा है ना आपके जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी इनकी क्या होती है? सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। आगे बात कर लेते हैं। ये तो हो गया बेसिकली कि वसा किसका निर्माण होता है। तो देखिए एक फैट होती है जिसे आप बोलते हैं ब्राउन फैट। आप इसे क्या बोलते हैं? ब्राउन फैट। जो ब्राउन फैट होती है, जो ब्राउन फैट होती है वो किस में पाई जाती है? सबसे पहले तो मैं बता दूं ये ब्राउन फैट होता क्या है। ब्राउन फैट आपकी सबसे शुद्ध ऊर्जा का क्या होता है? जो सबसे प्योर एनर्जी होती है उसका एक पार्ट होता है ना, सबसे शुद्धतम रूप, वसा का सबसे शुद्धतम रूप। ये क्या है दोस्तों? वसा का सबसे शुद्धतम रूप है, सबसे शुद्ध रूप है, सबसे प्योर सब्सटेंसेस ऑफ फैट। इसे क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंसेस ऑफ फैट। यानी कि वसा का क्या होता है? सबसे शुद्ध रूप होता है। किस में पाया जाता है? ध्यान रखना, ये पाया जाता है छोटे बच्चों के अंदर। ये किसके अंदर पाया जाता है दोस्तों? छोटे बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरी चीज ये और किस में पाया जाता है? छोटे बच्चों के अलावा ये जो ऊंट की कुबड़ होती है, ऊंट की जो कुबड़ होती है उसमें भी क्या पाया जाता है? आपका ब्राउन फैट पाया जाता है। देखो ब्राउन फैट बच्चों में पाया जाता है। देखो आपने देखा होगा जब आप छोटे थे तो आप स्कूल से आते थे, स्कूल से आने के बाद पूरे दिन, एक तो पहले पूरे दिन आपके जो स्कूल में पूरा दिन बिताते थे, है ना। लंच होता था बीच में, और लंच में खाना खा के आप क्या करते थे? खेलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, पूरा लंच आराम से खेलते कूदते निकाल देते थे। घर आते थे, घर आने के बाद कोई खाने पीने की कोई सूध नहीं होती, और उसके बाद क्या करने चले जाते थे? आप घूमने चले जाते थे, खेलने चले जाते थे, और आप बचपन में बहुत ज्यादा खेलते थे। अगर मैं बोलूं इतना ही, अगर आप मेरी एज का हो, अगर जैसे कोई 20-25 एक साल की अगर एज हो, और मैं उस व्यक्ति को बोलूं कि आप ठीक उतना ही खेल खेले जितना आप स्कूल टाइम में खेलते थे, तो शायद वो बोल देगा नहीं यार पहले बहुत ज्यादा एनर्जी हुआ करती थी इसलिए हम लोग बहुत खुल के खेलते थे, लेकिन अब नहीं खेल पाओगे। क्यों? क्योंकि बेटा अब आपके ब्राउन फैट इतनी संख्या में नहीं बनती है। ब्राउन फैट पहले किस में बनती है? छोटे बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा बनती है। ब्राउन फैट किसके अंदर सबसे ज्यादा बनती है? छोटे बच्चों के अंदर। तो देखिए इंसानों के अंदर कौन सी फैट होती है? इंसानों के अंदर कौन सी फैट होती है? इंसानों के अंदर होती है कोलेस्ट्रॉल नाम की फैट होती है। दोस्तों कौन सी होती है? कोलेस्ट्रॉल। कौन सी होती है? कोलेस्ट्रॉल। कौन सी फैट होती है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल होती है। ध्यान रखना ये कोलेस्ट्रॉल क्या है। देखो अगर आप कोई फैटी चीज खा रहे हो, अगर आप कोई वसा की चीज खा रहे हो, अगर आपने उसे पचा दिया, आपने उसे डाइजेस्ट कर दिया अच्छे तरीके से, अगर आपने उसे क्या कर दिया? डाइजेस्ट कर दिया है अच्छे तरीके से, तो वो एक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। आपको उससे क्या मिलेगी? आपको उससे एनर्जी मिलेगी। अगर आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, आप उसे अगर पचा नहीं पा रहे हैं, तो वो आपके शरीर पर कोलेस्ट्रॉल के रूप में, फैट के रूप में क्या होने लग जाएगी? जमा होने लग जाएगी, और दुनिया भर की बीमारियों का क्या बन जाएगी? कारण बन जाएगी। जैसे कि हार्ट अटैक होना, हाइपरटेंशन होना, बीपी होना, ठीक है, डायबिटीज होना। ये सारे के सारे रीजन क्या है? ये सारे के सारे रीजन आपके कोलेस्ट्रॉल के। दोस्तों सारे के सारे रीजन क्या है? आपके कोलेस्ट्रॉल के हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? आपके शरीर में दुनिया भर की बीमारी को जन्म देता है।
कब? जब आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होने लग जाए। और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में जो ये वसा है वो क्या हो जाए? पच जाए, जिससे कि आपके शरीर में जो वसा है वो क्या हो जाए? पच जाए। तो इंसानों के अंदर जो पाए जाने वाली कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या पाए जाने वाली जो वसा है उसे क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अगर मैं बात करूं जैसे बड़े जीव, जैसे हाथी हो गया, है ना, व्हेल हो गया, है ना, इनके अंदर जो भी आपकी वसा होती है, इनके अंदर जो वसा होती है, आपने देखा होगा कि हाथी हो गया, व्हेल हो गया, गैंडा हो गया, ये बड़े जानवर होते हैं और इनकी जो खाल होती है, इनकी जो त्वचा होती है, इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है? हार्ड होती है, मोटी होती है। इनकी त्वचा क्या होती है? बहुत ही ज्यादा दोस्तों बहुत मोटी होती है। तो इनकी जो वसा है, इनके अंदर जो फैट पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? बल्वर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है दोस्तों? बल्वर नाम की क्या पाई जाती है? इनके अंदर वसा पाई जाती है। ठीक है, इनके अंदर कौन सी नाम की वसा पाई जाती है? बल्वर नाम की वसा पाई जाती है। ठीक है, तो दोबारा देख लेते हैं कि आपके शरीर में जो वसा है उसे क्या कहा जाता है? ट्राइएस्टर कहा जाता है। लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त करनी है तो आप क्या कर सकते हैं? वसा का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको अधिकतम एनर्जी चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, जैसे पहलवानों को चाहिए होती है, तो उसके लिए अभी आप क्या कर सकते हैं? वसा का सेवन कर सकते हैं। आपको 1 ग्राम वसा से कितनी एनर्जी मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है। आपको डेली का प्रतिदिन कितना वसा खाना चाहिए? लगभग आपको 50 से 80 ग्राम क्या करना चाहिए? वसा का सेवन करना चाहिए। आपके शरीर में जो वसा का निर्माण होता है वो किससे होता है? फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से मिलकर होता है, जिसमें कि 3 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं और 1 मॉलिक्यूल्स आपका क्या होता है? ग्लिसरॉल मिलके क्या बनाते हैं? यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट बनाते हैं। ब्राउन फैट की बात की जाए तो ब्राउन फैट क्या है? आपके शरीर में पाया जाने वाला सबसे शुद्धतम रूप, वसा का सबसे प्योर सब्सटेंस है, जिससे कि आपको प्योरली क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जिससे कि आपको प्योरली क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और वसा का जो फैट है, जो वसा है, और वो जो वसा है वो सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? छोटे बच्चों में पाई जाती है। दूसरा किस में पाई जाती है? ऊंट की कुबड़ के अंदर पाई जाती है। आपने देखा होगा जो ऊंट है वो कई दिनों तक खाए पिए वगैरह रह सकता है। वो किसके कारण रह सकता है? इस ब्राउन फैट के कारण रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इंसानों के अंदर पाए जाने वाली जो वसा है उसे क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जबकि बड़े जीव जैसे हाथी, व्हेल, गैंडा, ठीक है, दरियाई घोड़ा, इनके अंदर पाई जाने वाली जो वसा है उसको क्या कहते हैं? बल्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बल्वर। अभी देखते हैं कि जो वसा है वो क्या होती है? वो वाटर के अंदर, पानी के अंदर घुलती नहीं है। यानी वसा के अंदर क्या होती है? ये वसा जल के अंदर अघुलनशील, मेन पॉइंट है, आप नोट कीजिएगा। जो वसा है वो जल में क्या होती है? अघुलनशील होती है। क्या होती है? अघुलनशील होती है, यानी कि नॉन सोलेबल होती है। आपकी क्या होती है? नॉन सोलेबल होती है, यानी कि वसा में नहीं घुलती है। लेकिन कुछ केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं? आपके वसा में घुल सकते हैं, जो घुलते हैं। केमिकल्स है कुछ, कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो ईथर है जो वसा में घुलता है ना। वसा में घुलने वाले रसायन, वसा में घुलने वाले रसायन। देखिए, केमिकल्स की बात करें, रसायनों की बात करें, तो कुछ आपके लेबोरेटरीज में पाए जाने रसायन है वो क्या करते हैं? वो वसा क्या है? रसायनों में घुलते हैं। देखो कौन कौन सा है। एक तो जैसे ईथर है, ईथर एक केमिकल है और ये क्या करता है? वसा में घुलता है। ये क्या करता है? वसा में घुलता है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। एक और है जैसे क्लोरोफॉर्म। एक और बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म भी क्या करता है? जो क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म आपने देखा क्लोरोफॉर्म क्या होता है ना। आपने पिक्चर मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एक रुमाल लेते हैं, उस पे स्प्रे से लगाते हैं और किसी को बेहोश करना होता है तो नाक पे लगा देते हैं, जिससे सामने वाला बंदा क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। तो वो क्या सुंघा देते हैं? वो क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं। क्या सुंघा देते हैं दोस्तों? क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं। इसको सुंघाने से क्या हो जाता है? वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख भी सकते हैं इंपॉर्टेंट के फॉर्म में कि वसा में घुलने वाले रसायन कौन कौन से? ईथर और क्लोरोफॉर्म। कौन कौन से? ईथर है और क्लोरोफॉर्म है। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं कि वसा जो है ना, आगे बढ़ जाते हैं
कि जो वसा है वो पानी में क्या होता है, अघुलनशील होता है, पानी में नहीं घुलता है, जबकि कुछ केमिकल्स के अंदर घुस जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि आपके शरीर में वसा के द्वारा किन किन विटामिनों का अब्जॉर्प्शन होता है, किन किन विटामिनों का अवशोषण होता है। तो देखिए कुछ ऐसे विटामिन जो वसा की मदद से क्या होते हैं, अब्जॉर्व किए जाते हैं आपके शरीर के अंदर। तो कौन कौन से विटामिन है जो आपके शरीर में अब्जॉर्व होते हैं, किसकी वजह से, वसा की मदद से। तो कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो विटामिन ए है ना, एक विटामिन ए, आगे बात करते हैं विटामिन आपके विटामिन डी, ठीक है, और नेक्स्ट है विटामिन ई। ये 3 विटामिन ऐसे हैं जो वसा की मदद से क्या करते हैं, आपके शरीर के द्वारा अब्जॉर्व किए जाते हैं, शरीर के द्वारा अवशोषण किया जाता है। तो पेपर में क्या बोलेगा, पेपर में पूछेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका वसा के द्वारा क्या होता है, वसा की सहायता से आपके शरीर में उसका अवशोषण होता है। कौन से विटामिन का आपके शरीर में अवशोषण होता है। तो दोस्तों कौन सा होता है आपका, विटामिन ए का, विटामिन डी का और विटामिन ई का होता है। किसका, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, इन तीनों का होता है। ठीक है, चलिए ये तो हुई कुछ नॉर्मल बातें, आपसे वसा से रिलेटेड कुछ बेसिक्स चीजें। आगे बात करते हैं कि जो वसा है इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। किस बेसिस पे, वसीय अम्लों के आधार पे। किस आधार पे बांटा गया है, वसीय अम्लों के आधार पे इसे क्या किया है, बांटा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसे बांटा गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि वसीय अम्लों के आधार पे विटामिनों को कितने भागों में बांटा गया है। विटामिनों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो संतृप्त वसीय अम्ल और एक है आपका असंतृप्त वसीय अम्ल। तो देखिए आपका वसीय अम्लों के आधार पर, किस आधार पे, वसीय अम्लों के आधार पर, वसीय अम्लों के आधार पे यानी कि फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड्स के बेसिस पे इन्हें क्या कर दिया है, 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, क्या कर दिया गया, इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया। एक को बोल सकते हैं हम संतृप्त और एक को हम बोल सकते हैं असंतृप्त बोल सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं संतृप्त और एक को हम क्या बोल सकते हैं, असंतृप्त। तो चलिए लिख देते हैं, एक को बोलते हैं हम संतृप्त वसीय अम्ल यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, 2 तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया। तो चलिए एक एक करके पढ़ेंगे, दोनों को एक एक पॉइंट, दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए फैटी एसिड्स है ना, यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरा क्या हो गया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि असंतृप्त वसीय अम्ल। तो नंबर 1 चीज, आप लोगों ने अगर 10th क्लास पढ़ी हो तो उसमें कार्बन चैप्टर, और कार्बन चैप्टर में हमें बताया हुआ है कि सैचुरेटेड कार्बन चेन और अनसैचुरेटेड कार्बन चेन यानी कि संतृप्त वसीय, संतृप्त कार्बन श्रृंखला और असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। तो देखिए जो सैचुरेटेड होती है वो कार्बन, देखो कार्बन कार्बन के मध्य 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच दोस्तों अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो आप उसे क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड बोल देते हैं, सैचुरेटेड बोल देंगे। बाकी के दोनों को क्या बोलेंगे, आप इसको अनसैचुरेटेड बोल देंगे, बाकी को क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड बोल देंगे। तो देखिए आपका अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये आपका संतृप्त वसीय अम्ल हो गया, आपका सैचुरेटेड हो गया। तो देखिए इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। दोस्तों कैसा बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, स्थायी बंध कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, स्थायी बंध कहा जाता है, यानी स्टेबल बॉन्ड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्टेबल बॉन्ड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्टेबल। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको,
स्टेबल बॉन्ड कहा जाता है। स्टेबल बॉन्ड कहा जाता है किसको? आपके एकल जिसमें बंद हो सैचुरेटेड को क्या कहा जाता है? स्थायी बंद कहा जाता है। तो देखो दूसरे को क्या कह देंगे? देखिए दूसरे को क्या कह देंगे, है ना? दूसरा क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं? डबल बॉन्ड आता है और ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट असंतृप्त का, चलिए इसको ऐसे बंद कर देते हैं। तो देखिए इसमें देखते हैं कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंद आता है? एक तो डबल बॉन्ड आता है, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं? द्विबंध होता है। एक कैसा बंद होता है? ट्रिपल बॉन्ड आता है। एक यानी कि त्रिबंध होता है। आप इसको लिख भी सकते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कैसा होता है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल। और ये स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोल दिया जाता है? अस्थायी बंध बोल दिया जाता है। दोस्तों इन्हें क्या बोल दिया जाता है? अस्थायी यानी कि अनस्टेबल बॉन्ड बोल दिया जाता है। इन्हें क्या बोल दिया जाता है? अनस्टेबल यानी कि अस्थायी बंध बोल दिया जाता है। दोस्तों ये बंध क्या होते हैं? आसानी से नहीं टूटते हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं, है ना? यानी कि हम ये बोलते हैं कि देखो आपको दोबारा से एक चीज और बताता हूँ कि आपके जो क्या बोलते हैं इसे, कि उपापचय अभिक्रियाएं होती है आपके शरीर में। एक अभिक्रिया होती है जिसे बोलते हैं आप उपापचय अभिक्रिया। उपापचय अभिक्रिया क्या करती है? आपके शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करती है। तो देखिए क्या होता है उपापचय अभिक्रिया, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं इसमें बता देता हूँ कि उपापचय अभिक्रिया यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन किस तरीके से आपके शरीर में ऊर्जा बनाती है। तो देखिए उपापचय अभिक्रिया के लिए क्या होता है कि एक तो फूड, यानी कि देखो फूड भी कौन से हैं जो ऊर्जा बनाने के लिए जो भोजन काम में आता है, वो कौन सा होना चाहिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। ठीक है, कौन सा होना चाहिए? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। जैसे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे आपका प्रोटीन, कार्बो, ठीक है, आपका तीसरा क्या हो जाएगा? जैसे ये फैट, ये तीनों ही किसके अंदर आ जाते हैं? आपके ऑर्गेनिक के अंदर आ जाते हैं। अच्छा आगे बात कर लेते हैं कि इनका ऑक्सीजन के साथ क्या कराना? रिएक्शन कराना, प्रेजेंस ऑफ वाटर। देन आपके शरीर में क्या बनती है? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनती है। देन आपके शरीर में क्या बनती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। क्या बनती है आपके शरीर में? एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। एटीपी के रूप में ऊर्जा बन रही है। तो देखिए अगर ये आपका टूटेगा ही नहीं, अगर ये आपका जो संतृप्तवसी अम्ल है, ये जो एकल बंध है, अगर ये आपसे टूटेगा ही नहीं, अगर ये आपका सैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स है अगर ये टूटेगा ही नहीं, तो इसका ऑक्सीकरण कैसे हो सकता है ना? तो यानी कि इसका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका अगर ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है तो फिर तो ये बात आगे बढ़ ही नहीं सकती, यानी कि ये इसका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसका क्या नहीं होता है? ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? इजीली, साधारण रूप से इसका आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ध्यान रखना, इसका क्या हो जाता है? आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है। दूसरा देख लो इसी में कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है। और जिसका ऑक्सीकरण हो जाएगा उसी से ही क्या बनेगी? उसी की क्या बनती है? एनर्जी बनती है। ये क्या बनता है? एनर्जी प्रदान करता है। ये क्या करता है? आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि ये तो आपको ऊर्जा प्रदान करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इससे ऊर्जा बनी ही नहीं है। जब आपके शरीर में ऊर्जा बनी ही नहीं है तो ऊर्जा प्रदान कहां से करेगा? तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, इसमें ऊर्जा नहीं बनती है, इसलिए ये क्या करता है? आपके शरीर में फैट यानी कि चर्बी के रूप में क्या होने लग जाता है? जमा होने लग जाता है। किस रूप में? चर्बी के रूप में जमा होने लग जाता है। दोस्तों याद रखना 3 पॉइंट यहाँ से देखिए, आपके इसमें एकल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसे स्थायी बंध यानी स्टेबल बॉन्ड कहा जाता है। इसमें द्विबंध, त्रिबंध, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसके अंदर आपका असंतृप्त के अंदर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अस्थायी बंध। इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये एनर्जी बनाता है, इसलिए आपको एनर्जी देता है। लेकिन इससे आपको एनर्जी नहीं मिलती है, ये आपके शरीर पे चर्बी के रूप में क्या होने लग जाता है? जमा होने लग जाता है। अब बात कर लेते हैं ये तो क्या हो गया? नुकसानदायक हो गया। पेपर में पूछता है कि इनमें से कौन सा लाभप्रद है, कौन सा बेनिफिशियल है
असंतृप्त है कि संतृप्त है, आपको साफ दिख रहा है कि जिससे आपको एनर्जी मिल रही है वो बेनिफिशियल है, यानी कि ये संतृप्त क्या है आपके शरीर में बेनिफिशियल है, ये आपको क्या है नुकसानदेही है। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जो भी आप फैट नॉर्मली खाते हो अपने जीवन में वो सारे के सारे किसमें आ जाते हैं संतृप्त के अंदर। जैसे कि आप जैसे घी खाते हैं, घी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है, दूध इसी में आ जाता है, पाम ऑयल यानी कि डालडा भी इसी में ही आ जाता है, डालडा भी इसी में ही आ जाता है, घी भी इसी में आ जाता है, दूध भी इसी में आ जाता है, ठीक है, पनीर इसी में आ जाता है, चीज इसी में आ जाता है, बटर यानी कि मक्खन इसी में आ जाता है, ठीक है। आगे और देख लेते हैं और भी देख लेते हैं, जैसे कि आपके मीट इसी में आ जाता है, यानी मांस भी इसी में ही आ जाता है, मांस वगैरह भी इसी में आ जाता है, तिल्ली का तेल भी इसी में ही आ जाता है। नॉर्मली आप जो तिल्ली का तेल यूज लेते हैं सर्दियों के दिनों में, इसी में ही आ जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, नॉर्मली ये सारी चीजें, सरसों का तेल भी इसी में ही आ जाता है, सरसों का तेल भी इसी में ही आ जाता है, जिससे कि आपको क्या मिलता है, फैट मिलता है, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं। नारियल का तेल भी इसी में आ जाता है, कौन सा, नारियल का तेल भी इसी में आ जाता है दोस्तों। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, ये आपके संतृप्त रसीय अम्लों के एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए असंतृप्त के अंदर हम बात करते हैं कि इसके दो टाइप है, इसके कितने टाइप है, इसके दो टाइप है, और कौन कौन से, एक तो मुफा और एक पूफा। देखिए इसके दो टाइप पढ़ लेते हैं। नंबर एक तो बोलते हैं इसे मुफा, और नंबर दो को क्या बोल देंगे, पूफा। क्या बोलेंगे, पूफा। तो मुफा और पूफा क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसे क्या बोला जाता है, मोनो अनसैचुरेटेड, यानी कि इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसे क्या बोल देंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। मोनो का मतलब होता है एकल, एकल असंतृप्त वसीय अम्ल, और इसे क्या कहा जाता है, बहु असंतृप्त वसीय अम्ल, है ना। तो इसके दो, अब पेपर में तो सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल पे सीधी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तो जैतून का तेल, सबसे पहले जैतून का तेल। देखिए जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, आपने बहुत सुना होगा जैतून का तेल, जिसे क्या बोला जाता है, ऑलिव ऑयल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, ऑलिव ऑयल बोला जाता है। अगला देख लेते हैं, देखो इसमें बहुत सारे, दूसरा कौन सा आता है आपका, देखिए ये आपका सूरजमुखी का तेल, कौन सा आ जाता है दोस्तों, सूरजमुखी का तेल आ जाता है। अगला देख लेते हैं, जैतून का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल इसी में आ जाता है, मूंगफली का तेल भी इसी में आ जाता है। चलिए और सोचते हैं, जैतून का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, अखरोट, अखरोट का तेल हो गया, अखरोट का तेल हो गया, अखरोट का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं इसी के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, अखरोट का तेल, बादाम का तेल इसी के अंदर आ जाते हैं। इस सारे के, अलसी का तेल भी इसी के अंदर आ जाता है, इवन अलसी का तेल भी इसी के अंदर आ जाता है, अलसी का तेल, है ना। अलसी, अलसी के बीज आते हैं, शीड्स आते हैं, और उनका तेल भी किसके अंदर आ जाता है, आपका मुफा के अंदर आ जाता है। बोल सब पूफा के अंदर, पूफा के अंदर आपको याद रखना है जो भी आपके समुद्री उत्पाद होते हैं, जो भी आपके समुद्री उत्पाद है वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, पूफा के अंदर आते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी के अंदर। तो इसमें लिख सकते हैं समुद्री उत्पाद। समुद्री उत्पाद का मतलब क्या है, जैसे मछली, मछली है ना, प्रॉन्स जो होते हैं, प्रॉन्स हो गए, मछली हो गया, ऑक्टोपस हो गया, यानी आपके जो पानी के अंदर, समुद्रों के अंदर जो भी समुद्री चीज जो खाई जाती है वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाती है, इसी के अंदर आ जाती है। मोस्टली मछली है, वैसे इसका मुख्य मेनली एग्जांपल आता है। देखिए मछली या मछली के
लीवर का तेल, आप यहाँ पे मछली के लीवर का तेल भी बोल सकते हैं। तो मछली का जो यूज किया जा रहा है वो मछली के लीवर का तेल, जो कि सबसे ज्यादा आपको अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए तो आप क्या बोल सकते हैं, आप यहाँ पे बोल सकते हैं मछली के लीवर का तेल। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मछली के लीवर का तेल, यहाँ पे इसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, वसीय अम्लों को दो भागों में बांट दिया है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। इसके क्या पूछे जाते हैं पेपर में, बेसिकली इनके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वसा है इनको संरचना के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। इन्हें संरचना के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। इसे सरल वसा भी बोल सकते हैं, संयुग्मी वसा भी इसमें आ सकता है, और तीसरा आता है इसमें व्युत्पन्न यानी डराइव आपका फैट आ जाता है। तो एक एक करके तीनों ही पॉइंट को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। संरचना के आधार पे वसा को 3 भागों में बांटा गया है ना, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। किसके आधार पे, स्ट्रक्चर्स के आधार पे, विच इज डिवाइड इन 2 पार्ट, विच इज डिवाइड इन 3 पार्ट्स, विच इज डिवाइड इन 3 पार्ट। वसा के आधार पे इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि 3 भाग कौन कौन से हैं। कौन कौन से, आपका सरल यानी कि सिंपल, आपका सिंपल फैट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा आ जाएगा, संयुग्मी हो जाएगा, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, आपका व्युत्पन्न वसा हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके तीनों ही पॉइंटों को पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे लिखते हैं कि जो वसा है उन्हें संरचना के आधार पे कितने भागों में बांटा गया, उन्हें संरचना के आधार पे 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो संरचना के आधार पे वसा, संरचना के आधार पर वसा के प्रकार, वसा के प्रकार। देखिए कितने भागों में बांटा गया, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से हैं, एक तो हम बोल सकते हैं सरल वसा, पहला हम यहाँ पे लिख रहे हैं सरल वसा है। दूसरा कौन सा है यहाँ पे, संयुग्मी वसा, और तीसरा कौन सा यहाँ पे, व्युत्पन्न वसा। तीसरा कौन सा है, व्युत्पन्न वसा। चलिए ये 3 पार्ट है, एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए सरल वसा कौन कौन से हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलके बने हो, जो ग्लिसरॉल से मिलके बने। बोले ऐसे वसा जो सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरॉल से मिलके, बोले ऐसी वसा जो ग्लिसरॉल से मिलकर बनी हो, ठीक है। ऐसी वसा जो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बनी हो, जो सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरॉल से मिलकर बनी होती है, उन्हें क्या कहते हैं, सरल वसा कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे नॉर्मली चीड़ का तेल, सरसों का तेल, ठीक है। इसी को ही इसमें ही आगे ले लेंगे, जैसे आपका घी, मक्खन, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, वो सारे के सारे आपके सरल वसा के अंदर आ जाते हैं। ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, सरल वसा के अंदर। इसके अंदर आप लिख सकते हैं जैसे मछली का तेल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें चाहो तो लिख सकते हैं मछली का तेल, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट संयुग्मी, संयुग्मी। तो देखिए यानी कि ऐसे वसा जिसमें ग्लिसरॉल के साथ कोई अन्य तत्व भी जुड़ा हो, है ना। इसमें क्या लिख सकते हैं, बोले ऐसे, ऐसी वसा जिसमें जिसमें ग्लिसरॉल के साथ, जिसमें ग्लिसरॉल के साथ अन्य तत्व भी जुड़े हों, ठीक है भाई। ऐसी वसा जिसमें ग्लिसरॉल के साथ कोई अन्य तत्व भी जुड़ा हुआ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल बोल दिया जाए, जिसमें मैं बोल दूं फास्फोलिपिड, जैसे मैंने बोल दिया फास्फोलिपिड, इसी में मैंने एक और बोल दिया, मान लो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, है ना। ये देखिए ये दोनों ही, इसमें क्या है कि फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। जो फास्फोलिपिड है वो किससे मिलके बना है कि फास्फोरस
और लिपिड से मिलकर बना है। आप इसे देख सकते हैं कि फास्फोरस प्लस लिपिड से मिलकर बना हुआ है, यानी कि यहाँ लिपिड के साथ साथ एक किसी अन्य तत्व यानी कि फास्फोरस से मिलकर बना है। ग्लाइकोलिपिड के अंदर क्या लिख सकते हैं कि ये ग्लूकोज, ये किसके साथ, ग्लूकोज प्लस लिपिड, यानी ग्लूकोज के साथ साथ किसी अन्य तत्व के साथ क्या हुआ है, ये जुड़ के बना हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, फास्फोलिपिड के साथ साथ क्या बोलेंगे कि फास्फोलिपिड का मतलब क्या है, फास्फोरस प्लस लिपिड, और ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज प्लस लिपिड। तो ये क्या हो गया, ये दोनों ही आपके किसके अंदर आ जाते हैं, सहयुग्मी वसा के अंदर आ जाते हैं। ऐसे वसा जो ग्लिसरॉल के अलावा किसी अन्य तत्व से भी मिलकर बने हुए हो। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो फास्फोलिपिड है ना, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उनका क्या काम है फास्फोलिपिड का, और दूसरा है ग्लाइकोलिपिड का। देखिए जो ग्लाइकोलिपिड है, अगर इसकी बात करूं ग्लाइकोलिपिड की, तो जो आपका तंत्रिका तंत्र है उसमें जो पाया जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, आपकी तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है उसके ऊपर एक आवरण होता है, यानी कि आपके न्यूरॉन पर जो आवरण पाया जाता है, न्यूरॉन पर जो आवरण पाया जाता है, जो लेयर पाई जाती है, वो किसकी बनी होती है, आपकी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। और उसको क्या कहा जाता है, उस आवरण को माइलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूरॉन के आवरण को क्या कहा जाता है, माइलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, माइलिन। और ये जो माइलिन है वो किसकी बनी हुई है, ये आपकी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ध्यान से देख लीजिए, दोबारा से पेपर में पूछ सकता है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो किससे मिला है, ग्लूकोज प्लस लिपिड से मिलके बना है, सॉरी ग्लाइकोलिपिड किससे मिलके बना है, ग्लाइको प्लस लिपिड से मिला है, यानी कि ग्लूकोज प्लस लिपिड से मिलके बना है। और जो ग्लाइकोलिपिड है ये न्यूरॉन के ऊपर जो आवरण पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइलिन, है ना। न्यूरॉन के ऊपर जो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, उनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, एक प्रोटेक्शन लेयर होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन। और ये माइलिन यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना था, इस लेयर को ही क्या कहते हैं, माइलिन। और ये माइलिन किसका बना हुआ था, ग्लाइकोलिपिड का बना था। सॉरी, बार बार ग्लाइकोप्रोटीन निकल रहा है, तो ग्लाइकोलिपिड का बना हुआ होता है। चलिए आगे बात करते हैं कि फास्फोलिपिड जो है वो किसके अंदर होता है। जो फास्फोलिपिड होता है वो जीव जंतुओं के अंदर क्या पाया जाता है, जीव जंतुओं के अंदर पाया जाता है। जो भी आपके जीव जंतु है उनके अंदर क्या पाया जाता है, आपका ग्लाइकोप्रोटीन, सॉरी आपका कौन सा, फास्फोलिपिड, है ना। तो फास्फोलिपिड कहाँ पाया जाता है, आपके जंतु के अंदर जो भी आवरण, जीव जंतु की जो कोशिकाएं होती है, जीव जंतु की जो कोशिकाएं होती हैं वो किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की, है ना। अच्छा, है ना, हाँ। जैसे कोशिका जो झिल्ली है, ध्यान रखो, जो याद रखना कि जो फास्फोलिपिड है, आपने जो कोशिकाएं होती है, जो जंतु की जो कोशिकाएं, जिसे आप क्या बोलते हैं, कोशिकाओं के ऊपर जो पाई जाती है, जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों कोशिका जो झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, फैट की और प्रोटीन की बनी होती है। तो इस फैट की बनी होती है, उस फैट को क्या कहा जाता है, फास्फोलिपिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फास्फोलिपिड कहा जाता है। तो याद रखना कि जो फास्फोलिपिड है वो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है ना, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन आपकी फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, तीसरा एंड फाइनल, ठीक है। तीसरे पे आगे बढ़ते हैं, जो आपका व्युत्पन्न प्रोटीन, आपका जो व्युत्पन्न वसा है ना, वो क्या है कि बोले ऐसी वसा, है ना, जिसका जल अपघटन किया जाए, हाइड्रोलाइसिस किया जाए, तो वो दो टुकड़ों में टूट जाए। यानी कि अगर व्युत्पन्न प्रोटीन का क्या किया जाए, जल अपघटन किया जाए, तो वो सरल ऐसी वसा यानी व्युत्पन्न वसा जिसका क्या किया जाए, हाइड्रोलाइसिस किया जाए, जिसका जल अपघटन किया जाए, तो ये सरल वसा में परिवर्तित हो जाए। और दूसरा सयुग्मी में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, है ना। यानी व्युत्पन्न वसा क्या होती है, बोले ऐसी वसा जिनको अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो किसमें परिवर्तित हो जाए, जिसमें वो सरल वसा में और संयुग्मी वसा में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। तो दोस्तों इसके जो एग्जाम्पल है व्युत्पन्न वसा के, है ना, वो क्या है, एक तो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं, ये आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव और हार्मोन है, यानी कि आपके
नर जनन हार्मोन है। क्या है? नर जनन हार्मोन, यानी कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। इसके अलावा क्या हो जाएगा? आपका प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा और उसके साथ एस्ट्रोजन हो जाएगा, है ना, प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा और उसके साथ हम लोग क्या बोल देंगे? ठीक है, एस्ट्रोजन हो जाएगा, एस्ट्रोजन। और ये दोनों ही क्या है? आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, यानी कि मादा जनन हार्मोन। ये क्या है? मादा जनन हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जो तीसरा आता है, इसको हम बोल सकते हैं आगे कोलेस्ट्रॉल। आगे क्या है इसका? कोलेस्ट्रॉल। आगे कौन सा आता है? कोलेस्ट्रॉल। कौन सा दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल। अगला हम बोल सकते हैं एग्रिस्ट्रॉल। देखो कोलेस्ट्रॉल तो क्या आता है? जो जंतुओं के अंदर संचित वसा है, जो जंतुओं के अंदर जो वसा पाई जाती है, संचित वसा पाई जाती है, स्टोर फैट होता है, संचित वसा स्टोर फैट। जंतुओं के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो फैट स्टोर होती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं। नेक्स्ट है जो एस्ट्रोजन, दूसरा जो कौन सा? एग्रिस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं इसे? एग्रिस्ट्रॉल। ठीक है, एग्रिस्ट्रॉल कौन सा होता है? जो आपके प्लांट के अंदर, पादप के अंदर संचित वसा जो होती है उसे हम क्या कह देते हैं? एग्रिस्ट्रॉल। जिसे क्या कह देते हैं? एग्रिस्ट्रॉल। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका कंप्लीट वसा हो चुका है, जिसमें मैंने आपको वसा के जो फंडामेंटल्स, जो बातें थी, जो फैक्ट्स थे, वो अब मैंने सबसे पहले बताए। उसके बाद मैंने वसीय अम्लों के आधार पर उसे 2 भागों में बांटा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसमें आपको पूरा डिटेल्स के साथ बताया। देन आपको बताया कि आपके जो वसा है उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, सरल वसा, संयुग्मी वसा और व्युत्पन्न वसा। और उनके क्या बताया मैंने आपको? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बताए। तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने विटामिन पढ़ चुके हैं, प्रोटीन पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े आप लोगों ने तो आप पीछे जाइए इस चैनल में, आपको वहां जाके प्लेलिस्ट में आपको सब दिख जाएगा और आप उसमें क्या कर सकते हैं? विटामिन और प्रोटीन को पढ़ सकते हैं। आगे आज हम लोगों ने पूरा डिटेल के साथ फैट पढ़ा है और ये सारे ही आपके बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस के बेसिस पे ही है। अगर आप ये पढ़ते हैं तो इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बेटा सबसे ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही बेसिक से हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया है और एक अच्छे लेवल तक हम इसे लेके गए। तो पूरे चैप्टर, आपके पूरे वीडियोस को पढ़िए, पूरे वीडियोस को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा काम होगा। एलडीसी के एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा, आपके एसएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मुझे अलविदा दीजिए, अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आगे मैं एक नए दोबारा से न्यूट्रिशन के आगे, न्यूट्रिशन जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको लेकर आऊंगा, है ना। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।